इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं रजनीश। और नमस्कार स्वीकार कीजिए हमारा। और हर बार की तरह एक खास विषय के साथ हाजिर हो चुके हैं हम दोनों। और जैसे रजनीश बात करते हैं, हम फसलों की बात करते हैं, किसान भाइयों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं। तो अगर हम जैसे कि खेतों की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रासायनिक तत्व फसलों में डालते रहेंगे, खेतों में डालते रहेंगे। हम सोचेंगे कि हमें ज्यादा खरपतवार हम हटा दें जल्दी से जल्दी और हमें फसल भी अच्छी मिल जाए, तो इसके नुकसान भी तो होते होंगे ना बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए, एक पुरानी कहावत भी है, भाई जैसा खाद पानी लगेगा वैसा उत्पादन होगा। बिल्कुल। तो अब खाद किस तरह की है, किस तरह से हम उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है अगर हम कृषि की बात करें। और इसमें कि क्या नए अनुसंधान हो रहे हैं या किस तरीके से हम उर्वरकों का फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में नित्य नई जानकारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि आज रजनीश ने कहा कि खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग आज विषय रहेगा हमारा। और जैसे कि हम ये जानना चाहेंगे, आज हमारे बीच जो विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर मीनाक्षी ग्रोवर, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि जैव उर्वरकों का प्रयोग, और आज हम इस विषय पे बहुत सारी जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे किसान भाई भी, उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि किस तरह से हम जैव उर्वरकों का उपयोग करें, कैसे प्रयोग करें, किस तरह से उसे बना सकते हैं, कोई प्रशिक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल भी हमारे बीच होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की जैव उर्वरक एक्चुअली होता क्या है? जी, आजकल जैव उर्वरक की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक जैसे हम कहते हैं, काफी किसान भाई इस टर्म से काफी फैमिलियर हैं, जानते हैं इस बात को, बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो ये जीवित, जैसे कि जैव उर्वरक जिंदा जीवित सूक्ष्म जीवों के आधार पर बनाए गए उत्पाद होते हैं, जो कि पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अगर हम पौधों के इनके उपयोग की बात करें, जैसे कि हमारे जो हवा में, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, हवा में नाइट्रोजन काफी मात्रा में रहती है, लगभग 70%, लेकिन ना तो हम इंसान, पशु या पौधे उस नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं हवा से, जबकि ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो उस अवस्था में हम केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया के रूप में नाइट्रोजन को पौधों को देते हैं। लेकिन मिट्टी में, हमारी मृदा में ऐसे काफी बहुत विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और उसको पौधों के द्वारा अवशोषित की जाने वाली अवस्था में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उन जीवाणुओं को उपयोग में लाएं, अच्छे वाले जीवाणुओं को उपयोग में लाएं, तो हम नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेके पौधों को प्रदान कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जो जैव उर्वरकों की आपने बात बताई, तो ये कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह के होते हैं? जी, जैव उर्वरक के प्रकार की बात करें तो हम इसी बात पे बात करें कि जिस प्रकार के तत्व ये पौधे को उपलब्ध कराते हैं, उस आधार पर भी हम इनको अलग अलग प्रकार के जैव उर्वरकों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन की बात कर रहे थे जैसे हम, तो नाइट्रोजन आधारित जैव उर्वरक है और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। नाइट्रोजन की अगर हम जीवाणु आधारित जैव उर्वरक की बात करें तो फलीदार फसलों के बारे में किसानों को पता है कि फलीदार फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं और उन गांठों में जीवाणु होते हैं। तो वो जीवाणु हैं जो कि हवा से नाइट्रोजन लेके पौधे को दे रहे हैं। तो फलीदार फसलों में हमें नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में कम डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई फलीदार फसलों की बात जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं। जी, ये राइजोबियम जीवाणु होता है जो उन गांठों में पाया जाता है। अब दूसरी फसलें भी हैं जो कि गांठें नहीं बनाती हैं जड़ों में, तो उन फसलों के लिए भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से मृदा में पाए जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर, जैसे हम अभी रबी में बात करें तो हमारी गेहूं की फसल आती है, अभी खरीफ की बात करें तो मक्का आएगी, sorghum, मिलेट्स में भी, और कॉटन क्रॉप में ये अजोटोबैक्टर
बहुत अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर है जो गैर फलीदार फसलों में काफी उपयोगी है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा और जीवाणु आधारित उत्पाद है अजोस्पाइरिलम। अजोस्पाइरिलम भी ये खासकर मिलेट क्रॉप्स में, जो मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं, घास वाली फसलों में, मोटे अनाजों में, सब्जियों में भी इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो किसान कम से कम 25% तक नाइट्रोजन जो हम यूरिया की फॉर्म में डालते हैं उसको बचा सकते हैं। तो ये तो नाइट्रोजन आधारित हो गए। इसी प्रकार फास्फोरस के आधार के लिए भी बहुत सारे जीवाणु उत्पाद बनाए गए हैं, जो कि फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो मृदा में बाधित अवस्था में रहता है, होता तो है प्रचुर मात्रा में, लेकिन पौधों को जिस अवस्था में चाहिए उस अवस्था में मौजूद नहीं रहता, पर्याप्त मात्रा, घुलनशील अवस्था में नहीं रहता। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड, कुछ अपने तत्व स्राव करते हैं जो कि उस बाधित फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में ले आते हैं। इसी प्रकार पोटैश के लिए भी सोल्युबलाइजर हैं। और अगर हम छोटे तत्वों की बात करें, सूक्ष्म तत्वों की बात करें, तो जिंक है। जिंक को घुलनशील करने वाले जो जीवाणु हैं उसके आधार पर भी काफी सारे उत्पाद बनाए गए हैं। आयरन के लिए भी हैं आजकल। और खासकर मैं धान एक मुख्य फसल है खरीफ की, तो उसके बारे में बताना चाहूंगी। धान की फसल के लिए 2-3 उत्पाद हैं, जैसे शैवाल आधारित ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं, नील हरित शैवाल। ये एक बहुत अच्छा जो उत्पाद है, ये भी जीवाणु है, इसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। जब धान की फसल खड़ी रहती है तो उसमें इसका छिड़काव किया जाता है। अगर आपको ध्यान है, देखें जब पानी लगा होता है धान की फसल में तो ऊपर एक हरे रंग की काई जिसे बोलते हैं वो नजर आती है, वो ये शैवाल है जो धान की फसल में नाइट्रोजन भी देते हैं और कार्बन भी देते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं ये भी। तो इस प्रकार से, और ये जो मृदा की जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाते हैं, सूक्ष्म तत्व भी प्रदान करते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छा एक छोटा सा पौधा रहता है अजोला, सुना हो किसानों को आजकल, इसके बारे में भी काफी चर्चा हो रही है अजोला के बारे में। ये एक जलीय फर्न है, छोटा सा पौधा है और ये पानी पे तैरता है। तो धान की फसल के लिए जहाँ जो पानी, जो हमारे ट्रांसप्लांटेड जो है रोपित धान है जहाँ पानी खड़ा रहता है, उस प्रकार के कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयोगी है। तो अजोला अगर हम पानी उसमें डाल दें, इनोकुलेट कर दें, तो वो अपने बढ़वार, पौधा है, छोटा पौधा है, बढ़वार होती है, तो पूरे खेत में फैल जाएगा वो। और उस पौधे, उस अजोला के जो पत्तियां हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीवाणु होते हैं। तो और अजोला का एक और उपयोग सामने आ रहा है आजकल कि इसको पशुओं के चारे के रूप में काफी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी काफी डिमांड बढ़ रही है। तो ये विभिन्न प्रकार के बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक हम कहेंगे। और ऐसे उर्वरक भी हैं जिसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश तीनों के लिए जो जीवाणु हैं उनको मिलाकर भी उत्पाद बनाए गए हैं। जैसे कि पूसा संपूर्ण करके उत्पाद आ रहा है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश तीनों के जीवाणु मिलाए गए हैं। तो काफी जो किसान, जैसे हमारे यहाँ कृषि मेला होता है तो किसानों में काफी ये पॉपुलर हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक फोन है, वो ले लेते हैं। हेलो हेलो, धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार, मुझे एक सवाल पूछना है। हम लोग किचन गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे हमारे पास होते हैं गमले में। और पहले एक डॉक्टर साहब से बात हुई थी, ये बता रहे थे कि आप अगर वेस्ट जो होता है मछली का वेस्टेज, वो लाके ड्रम है या मिट्टी है उसके अंदर डाल दें मिट्टी के साथ, तो वो कितने टाइम बाद हमारी अच्छी सी खाद बन जाएगी। दूसरा, एक कबूतर होते हैं और जो मुर्गी होते हैं, इनकी जो वेस्टेज होती है, जैसे मुर्गी पालते हैं, उनसे अगर लेके वो डाल दी जाए तो ये कितने फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें काम की हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने उठाया है ये प्रश्न। पहले जैसे आपने बात करा, जो फिश का जो वेस्ट है वो काफी नाइट्रोजन काफी होता है उसमें, वो किया जा सकता है, लेकिन यही ध्यान रखना है कि उसमें कुछ हानिकारक जो तत्व हैं वो ना हो, हानिकारक टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस तरह के पानी में वो फिश उगाना मतलब रेस की गई है और उसमें कोई ऐसा जीवाणु तो नहीं है जो कि हानिकारक है, जो रोग कारक हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे कि आपने कबूतर का वेस्ट की भी बोला, आपने कबूतर के लिए आजकल बहुत सारे जो चर्चा में आ रहा है कि बहुत सारे जो हानिकारक जो जीवाणु हैं वो भी होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। और जो आपने ये जो मुर्गी पालन से आपने बोला ना, तो ये जब हम खाद बनाते हैं ना, जैसे जब हम सड़ाने के लिए डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में इसको डाला जा सकता है। तो खाद का जो मेच्योरिटी होती है वो जल्दी आती है, क्योंकि जब नाइट्रोजन हम दे देंगे किसी फॉर्म में तो वो खाद जल्दी बनता है, क्योंकि उसमें जीवाणुओं का बढ़वार जल्दी होता है। तो ये किया जा सकता है, लेकिन आप अपने आसपास के किसी कृषि विभाग के संपर्क में रहते हुए करें तो आपको वो
क्वालिटी का आपको ध्यान रहेगा फिर। जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे इन्होंने बात करी कि फिशेस की या कबूतर की, तो किसान भाई क्या जैव उर्वरक खुद बना सकते हैं? जी, ये अब फिर से मैं धन्यवाद करूंगी आपका कि आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैव आजकल एक भ्रांति हमें देखने को मिली है। कुछ किसान आते हैं कि हमें दे दीजिए, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि खासकर जो हमारे जो बैक्टीरिया जीवाणु आधारित उत्पाद हैं, क्योंकि हमें बनाने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर किसान जाके उसको मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें हानिकारक, क्योंकि हवा पानी जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, पानी जो इस्तेमाल करेंगे या हवा जो जहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ से हानिकारक जीवाणु भी उसमें आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल भी हम ये राय नहीं देंगे कि किसान अपने मतलब अपने लेवल पे उनको मल्टीप्लाई करें। लेकिन कुछ जैसे कि अजोला मैंने बताया, और एक और प्रोडक्ट है माइकोराइजा, वो एक कवक आधारित उत्पाद है। उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको कैसे किसान अपने खेत में उसको मल्टीप्लाई कर सकता है अपने आगे आने वाले इस्तेमाल के लिए। तो ट्रेनिंग ली जा सकती है। कुछ उत्पाद ही हैं, अजोला आप कर सकते हैं, अजोला जाके आप उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे फिर कई बार हो सकता है वो सक्सेसफुल नहीं हो। तो ये उचित है कि जो आप पूछ के करें, हर कोई उत्पाद मल्टीप्लाई नहीं करना है। अजोला कर सकते हैं आप, माइकोराइजा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उचित ट्रेनिंग आप लीजिए उससे। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए मिल लेते। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नाम बताइए। गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम काफी दिन से जैसे गेहूँ या बाजरा वगैरह फसल लगाते हैं, तो पहले क्या था कि जैसे बारिश का अधिक होती थी तो ये खरीफ की फसलें हमारे को ज्यादा खाद देना पड़ता था, यूरिया वगैरह। लेकिन अब ज्यादा हीट मौसम होने से, कम बारिश होने से थोड़ा खाद की कम आवश्यकता पड़ती है फसलों को, अपने आप ही वो मतलब रंग ठीक रहता है। सूर्य का जो अधिक गर्मी है या प्रकाश है, उसके कारण भी फसलों में बहुत मतलब प्रभावित हो रही है। मैं कहना चाह रहा था जी, ये एक बहुत ही आजकल पूरे विश्व में ये मुद्दा उठाया जा रहा है और बहुत काम हो रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारी वर्षा का जो पैटर्न है बिल्कुल बदल रहा है। कभी कभी तो बहुत सारी बारिश 2-3 दिन के अंदर हो जाती है और फिर सूखा, मतलब सूखी, ये समस्या आ रही है। और तापमान हम सब देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी बाजरा तो वैसे ही बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फसल है, जो कि जो विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छी पैदावार देती है। आपने खाद की बात करी, तो आप खाद अगर दे रहे हैं तो उसको स्प्लिट करिए। एक ही साथ पूरा नाइट्रोजन और यूरिया और वो सब नहीं देना है, आप उसको 2 से 3 स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। और दूसरी चीज़ आपने बहुत अच्छा बोला कि खाद कम, मतलब रसायनों का उपयोग कम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ मैं कहूँगी कि अगर बाजरा उगा रहे हैं तो बाजरे के लिए आप पूसा संस्थान का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पूसा एम करके आया है, बाजरे के लिए ही है वो खासकर, तो आप वो इस्तेमाल करके देखिए। और उसमें आप 25% तक यूरिया को बिल्कुल कम कर सकते हैं। आप अभी सीजन आने वाला है, आप लेके जाके देख सकते हैं। तो बाजरे में इस प्रकार से, और आप नाइट्रोजन वाला भी, फास्फोरस वाला भी, पोटैश वाला भी, सब प्रकार के जो जीवाणु आधारित उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। और रसायनों का उपयोग बिल्कुल हमें कम करना ही है। तो डॉक्टर साहब, एक यहीं से जुड़ा एक सवाल मैं पूछ रहा था कि अगर मोटा मोटा हम जाने कि जो कृषि में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, तो अगर रसायन उर्वरकों की अपेक्षा जैव उर्वरकों के क्या लाभ रहते हैं, मोटा मोटी उनको ये बताएं। जी, सबसे बड़ा लाभ कुछ 2-4 पॉइंट्स हम गिनवा सकते हैं यहाँ पर। जो रासायनिक खाद हैं उनको बनाने के लिए हमारे जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, जो हमारे रिजर्व हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत महंगे बनते हैं वो, एक तो रासायनिक खाद। दूसरा, जब हम रासायनिक खाद खेत में इस्तेमाल करते हैं तो उसका पूरा का पूरा वो पौधा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसका बहुत सारा भाग, या तो जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो कुछ तो वो हवा में वेपोराइज हो जाता है, हवा में चला जाएगा, कुछ वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में वो बदल जाता है। यूरिया जो है नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रेट वो पानी के साथ नीचे जमीन में जाता है, जो कि हमारे पानी को दूषित करता है। हम देख रहे हैं पानी कितना दूषित हो रहा है आजकल हमारा। ठीक है, फास्फोरस की बात करें तो उसका मुख्य भाग उसका मृदा में जाके बाधित हो जाता है। तो ये हम जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एक तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा उनको बनाने का खर्चा है, काफी कम है, और इको फ्रेंडली अप्रोच है। ये हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, और पौधे के दोस्त मित्र जीवाणु हैं ये। तो अगर इनका इस्तेमाल करके हम रासायनिक जो उर्वरक है उनका उपयोग कम कर सकते हैं, खत्म तो शायद, क्योंकि हमें हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो बैलेंस
तो हम बना ही सकते हैं, इंटीग्रेटेड जो इसे हम बोलते हैं हम। जब रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन ज्यादा होता है, तो ऐसा कुछ भी है या हम मतलब जो हमारे जैव उर्वरक हैं उनसे भी हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? जी, जब हमने ये रासायनिक जो उर्वरक हैं जब हमने इंट्रोड्यूस किए ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो ये जब डल रहे थे तब उस टाइम पे अच्छा उसका प्रभाव आ रहा था, लेकिन हमने कितने साल दर साल हम डालते जा रहे हैं तो मृदा में इम्बैलेंस हमने कर दिया है, क्योंकि ये NPK हमने डाला लेकिन बाकी सूक्ष्म तत्व भी हैं मिट्टी में, तो वो असंतुलन हो गया कहीं ना कहीं। तो संतुलन को, जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए हम अगर जीवाणुओं का उपयोग करेंगे तो मृदा से ही आ रहे हैं वो जीवाणु, तो अगर रसायनों का प्रयोग कम करें और जीवाणु उसमें साथ में जोड़ें तो संतुलन बनाना है। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जो विषय है, खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनाक्षी ग्रोवर। और डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं जैव उर्वरकों की, और जैसे आपने बताया अभी कि इसको हम किसान भाई कोशिश करें कि खुद ना बनाए, तो जो इसकी को मेथड भी होता होगा, उपयोग करने की विधि भी होती होगी, और वो कौन कौन सी विधियां हैं? जी बिल्कुल। अब ये जैव उर्वरक हैं जैसे, तो जैव उर्वरक पौधे के साथ जाके संबंध बनाता है, तो ये बहुत जरूरी है कि जैव उर्वरक जब हम अप्लाई करें तो पौधे की जड़ के पास जाके वो मिले। तो सबसे अच्छा जो इसको उपचार करने का विधि है, जो जीवाणु आधारित उत्पाद है जैसे राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, अजोस्पाइलम है, या PSB है, KSB है, तो पौधे की जड़ के पास आसपास होना इसका बहुत जरूरी है। तो सबसे अच्छा जो विधि है वो है बीज का उपचारण करना। तो जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद आते हैं उन पर लिखा रहता है कि कितने एकड़ के लिए पर्याप्त है, तो वो लेबल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमारे यहाँ का एक पैकेट है 200 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, तो वो पैकेट हम पहले पानी का घोल बना लेते हैं, थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल के 5 से 10% गुड़ या चीनी का घोल बनाते हैं। गुड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको उबाल के ठंडा कर लेते हैं, और उसमें वो पैकेट हम पूरा मिला के एक लेई बन जाती है, एक स्लरी या लेई जैसे बोल सकते हैं, बन जाती है। उसमें हम जो भी उपचारित करने वाला बीज है उसमें डाल के किसी लकड़ी से और हाथ में कुछ पॉलीथीन या पहन के उसको घुमा लेते हैं, ताकि एक एक बीज पे वो परत चढ़ जाए। तो आधे घंटे से 1 घंटे तक उसको हम रख सकते हैं उसमें भिगो के, और उसके बाद एक साफ कपड़ा या बोरी जिस पे कोई केमिकल नहीं लगा हो और छायादार जगह पर उसको बिछा के वो बीज हम फैला देते हैं, ताकि क्योंकि कई बार जब हम वो ट्रीटमेंट करते हैं तो बीज इकट्ठे हो जाते हैं, तो थोड़ा हाथ मार के उन पे एक एक बीज अलग हो जाए। बहुत जल्दी सूख जाता है वो, बस हवा में एक हवा लगवानी है और छायादार जगह पे सुखा के तुरंत बुआई कर देना है। उसको रखना, पहले से ट्रीट करके नहीं रखना है, बुआई से एकदम पहले वो उपचार करना है। तो ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है बीज उपचारण करने का। इसके अलावा माइक्रोराइजा वाला जो है उत्पाद है, फॉस्फोरस के लिए है, बहुत जो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उत्पाद है। पानी को भी वो काफी देर तक संजो के रखता है मिट्टी में, तो वो पौधे की जड़ें होती हैं उसमें जो पैकेट है, और मिट्टी भी होती है, वो मिट्टी आधारित उत्पाद ही है। तो उसको जैसे 1 किलो अगर पैकेट है तो उसको 20 किलो मिट्टी में, खेत की ही मिट्टी में मिला के अच्छे से उसको जड़ के आसपास हम उसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, और बुआई से पहले जहां पर बीज हम डाल रहे हैं उसके आसपास भी हम लाइन से उसको लगा सकते हैं। अजोला जैसे बताया वो पानी में ही छोड़ा जाता है, वो बीज में छोटे छोटे पौधे मिलेंगे आपको, वो आप पानी में छोड़ देंगे खड़े पानी में, तो वो अपने आप वो फैलना शुरू हो जाता है। तो विभिन्न अलग विधियां हैं। और अगर हम बागवानी फसलों की बात करें, जैसे कि बड़े बड़े हमारे ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं, जैसे आम का पेड़ है, तो पेड़ों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए जैसे अभी बारिश आने वाली है, ऐसे मौसम में पौधे की जड़ के आसपास की मिट्टी की खुदाई करके
और जहाँ नई जड़ें अंकुरित हो रही हैं उसके आसपास इनका छिड़काव किया जा सकता है। जी, और डॉक्टर साहब क्या जैव उर्वरक सभी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लगभग सभी फसलों में किए जा सकते हैं, लेकिन जो जैव उर्वरक है हर फसल में एक प्रकार का इस्तेमाल नहीं होगा। उसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, राइजोबियम जैसे है, ये फलीदार फसलों में ही ज्यादा काम करेगा। और राइजोबियम भी विभिन्न फलीदार फसलों में विभिन्न राइजोबियम है। ऐसा नहीं है कि एक राइजोबियम है तो सारी फलीदार फसलों में काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सोयाबीन के लिए अलग है, मूंग के लिए अलग है। तो इस प्रकार से किसान पूछ कर ही ले, अपनी फसल का नाम बताकर ही ले। जी, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हर गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाई दे। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाई दे। शिमला घुमाई दे हो, शिमला घुमाई दे, शिमला घुमाई दे हो, शिमला घुमाई दे। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाई। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाई दे। लपिया गर्मी के मारे, एक कमरी लपिया गर्मी के मारे, गर्मी के मारे हो, गर्मी के मारे। एक कमरी लपिया गर्मी के मारे। चूल्हवाना रोटिया पुआए हो, सैया शिमला घुमाए। चूल्हवाना रोटिया पुआए हो, सैया शिमला घुमाए दो। शिमला घुमाए दा हो, शिमला घुमाए दा, शिमला घुमाए दा, शिमला घुमाए दा। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाए दा। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाए दा। तनवा से चुए बलू टप टप पसीनावा, तनवा से चुए बलू टप टप पसीनावा, टप टप पसीनावा हो, टप टप पसीनावा। तनवा से चुए बलू टप टप पसीनावा। दहिया घमौरी से घेराए हो, सैया शिमला घुमाए दा। दहिया घमौरी से घेराए हो, सैया शिमला घुमाए दा। शिमला घुमाए दा हो, शिमला घुमाए दा, शिमला घुमाए दा, शिमला घुमाए दा। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाए दा। गर्मी से
देखिए सीमा कि हम सभी लोग बड़ा टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब बारिश हो, और हम सब पसीने से तरबतर हैं और सब चाहते हैं कि थोड़ी सी ठंडक हो, और इसीलिए शायद ये लोकगीत में भी इसी बात की गुहार लगाई जा रही है। और डॉक्टर साहब बहुत कम समय रह गए हैं, हम जानना चाहते हैं कि जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के समय किस प्रकार की सावधानियां रखी जा सकती हैं? जब इस्तेमाल करना है तो एक तो फसल के मुताबिक जैव उर्वरक का इस्तेमाल करें, खासकर जो नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक हैं फसल का नाम बताकर ही किसान खरीदे। और दूसरा, जब एक बार वो पैकेट या बॉटल वो लेके आ जाते हैं तो उनको स्टोरेज धूप में नहीं करना है, छायादार जगह पे, ठंडी जगह पे करना है। और उसकी जो एक्सपायरी डेट चेक कर लें कि जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। और एक बार खोलने के बाद वो प्रोडक्ट को ऐसा नहीं है कि आधा खोल के इस्तेमाल कर लिया, दोबारा के लिए नहीं रखना है, उसको एक ही बार में उसको खत्म करना है, धूप से बचाना है। और जब ट्रीटमेंट जो लगा रहे हैं, जब बीज उपचारित कर रहे हैं, वो भी छायादार जगह पे करना है, क्योंकि जीवित जीवाणु है उसमें, तो सीधा हम सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो वो मर जाएंगे या उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो प्रभावी रूप से उसका पूरा लाभ लेने के लिए छायादार जगह पे सुखाना है और तुरंत बुआई कर देना है। डॉक्टर मीनाक्षी, चलते चलते ये भी बता दीजिए कि कौन सी वो प्रमाणिक जगह है जहाँ से हमें इन जैव उर्वरकों को लेना चाहिए? जी बिल्कुल, जैव उर्वरक में किसानों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपने आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे जुड़े, वहाँ रेगुलरली वहाँ पर जाएं, कृषि विभाग से संपर्क में रहें। जो अगर आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय है या पूसा संस्थान के आसपास, वहाँ के कृषि मेला में जाएं, वहाँ पर विजिट किया करें। कृषि विज्ञान केंद्र तो बने इसीलिए हैं, तो वो आपको ये जैव उर्वरक आपको दिलवा दे भी सकते हैं, या वो आपको भरोसेमंद कोई जगह बता सकते हैं। नहीं तो ये बाजार में भी कमर्शियल उपलब्ध हैं जो अच्छी किसी कंपनी का आप ले सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के कार्यक्रम में। और कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा kbongold@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आज स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छी जानकारी ली। और इसी के बाद कार्यक्रम में से मैं सीमा सती और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।